हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। दोस्तों, इस सेमेस्टर से फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर के दो पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया फर्स्ट पार्ट के अंदर कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं और एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सेकंड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में। प्लाज्मिड वेक्टर के जो भी एग्जांपल थे आपके सिलेबस के अंदर वो सब हमने डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोफेज वेक्टर के बारे में। तो बैक्टीरियोफेज बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी लाइटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के बारे में। आज जो हम बैक्टीरियोफेज के पढ़ेंगे एक एज ए वेक्टर के फॉर्म में इसको हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारा बायोबुकटेक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको नोट्स मिल जाते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, और जो भी बीएससी के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन होती है मैं वहीं पर शेयर करता हूं। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे बायोबुकटेक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सेटिंग डाल लीजिए बैक्टीरियोफेज वेक्टर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बैक्टीरियोफेज वेक्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बीएससी थर्ड ईयर में आपके सिलेबस के अंदर जो दो फेज वेक्टर पढ़ाए गए हैं वो है लैम्डा फेज वेक्टर और नंबर सेकंड M13 फेज वेक्टर। इन दोनों के बारे में भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको याद हो तो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बॉटनी के अंदर हम बैक्टीरियोफेज के बारे में काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बैक्टीरियोफेज के बारे में जाना, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका डायग्राम कैसा होता है, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में भी हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने लाइटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल दोनों को काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो जितने भी स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं उसको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी इस वीडियो को समझने में, इस टॉपिक को समझने में। आज भी हम बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे, लेकिन एज ए वेक्टर की तरह। बैक्टीरियोफेज आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एज ए वेक्टर की तरह। दोस्तों, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज आर वायरस दैट अटैक बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज एक ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। सेवरल बैक्टीरियोफेज आर यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर। बहुत सारे बैक्टीरियोफेज होते हैं जो कि क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज किए जा सकते हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया। तो प्लाज्मिड वेक्टर भी एक तरीके से क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये भी क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम कर सकते हैं। यानी अगर आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसके मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं, क्लोन्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फेज वेक्टर की भी मदद ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज जो है वो क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ई कोलाई फेजेस आर लैम्डा एंड M13 फेजेस। राइट, ये दोनों के दोनों मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फेज वेक्टर हैव टू एडवांटेज ओवर प्लाज्मिड वेक्टर। अगर आप फेज वेक्टर और प्लाज्मिड वेक्टर का कंपैरिजन करें तो आप पाएंगे कि फेज वेक्टर के दो एडवांटेज ज़्यादा होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट, फेज वेक्टर आर मोर एफिशिएंट देन प्लाज्मिड। फेज वेक्टर जो होता है वो प्लाज्मिड के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट होता है फॉर क्लोनिंग लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट। अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट की जो लेंथ है वो लार्ज है, यानी आपका जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो लार्ज है, तो आप लोग प्लाज्मिड की जगह फेज वेक्टर को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो है ज़्यादा एफिशिएंट होता है क्लोनिंग करने के लिए, लार्ज डीएनए के फ्रेगमेंट को क्लोन बनाने के लिए, यानी उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए। दोस्तों, फेज वेक्टर के अंदर आप लगभग 25 किलो बेस पेयर के डीएनए के लेंथ को आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। फॉरेन डीएनए अप टू 25 किलो बेस पेयर इन लेंथ कैन बी इंसर्टेड इनटू फेज वेक्टर। Number second point, DNA can be packed in vitro into phage particles and transduced into E. coli with high efficiency। हाई एफिशिएंसी के साथ आप ट्रांसड्यूस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हेडिंग डाल लीजिए आप लैम्डा फेज वेक्टर्स। लैम्डा फेज वेक्टर्स जो होते हैं, एक कॉमनली यूज्ड वेक्टर इज दैट लैम्डा फेज बैक्टीरियोफेज लैम्डा विच अफेक्ट ई कोलाई सेल्स। यानी ये एक ऐसे बैक्टीरियोफेज होते हैं जो कि ई कोलाई सेल्स को अफेक्ट करते हैं। कैन बी यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर। इनका यूज हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, यानी क्लोन बनाने में यूज कर सकते हैं। द जीनोम ऑफ लैम्डा फेज, अगर आप इस लैम्डा फेज का जीनोम देखें तो इसमें 48,502 बेस पेयर लॉन्ग होता है, और इसमें अबाउट आप कह सकते हैं 49 किलो बेस पेयर लॉन्ग और 50 जीन्स इसके अंदर होते हैं। लगभग 15 जीन्स होते हैं, जिनमें से हाफ जीन्स जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं, यानी आवश्यक होते हैं। द जीनोम रिमेन्स लीनियर इन द फेज हेड। फेज हेड के अंदर जो जीनोम्स होता है वो लीनियर होता है और सिंगल स्टैंडर्ड प्रोट्रूडिंग कोहेसिव एंड्स, लगभग इसमें 12 बेसिस होते हैं। इसके कोहेसिव एंड्स में 12 बेसिस होते हैं, जिनका सीक्वेंस आप देख सकते हैं 5 प्राइम टू G G G C G G C G A C C। तो इस तरह से ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड्स एंड इसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड पर ये आप देख सकते हैं इनका सीक्वेंस। द
टू कोहेसिव एंड्स एनील टू फॉर्म सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। दो कोहेसिव एंड्स आपस में एनील होकर के एक तरीके से ये सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं। द सील्ड कोहेसिव एंड्स आर कॉल्ड कोसाइट। जो सील्ड कोहेसिव एंड्स होते हैं उन्हें हम कोसाइट बोलते हैं। इट इज़ द साइट ऑफ क्लीवेज ऑफ फेज डीएनए। ये एक ऐसी साइट होती है फेज डीएनए की जहाँ पर आप क्लीवेज कर सकते हैं, यानी विदलन कर सकते हैं। फॉर पैकेजिंग इन द फेज हेड के अंदर, अगर जैसे बैक्टीरियल फेज है उसके हेड के अंदर अगर आप लैम्डा फेज के को पैक करना चाहते हैं तो उसका साइज कितना होना चाहिए, यहाँ पर उस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर पैकेजिंग इन द फेज हेड ऑफ बैक्टीरियोफेज द लैम्डा डीएनए मस्ट बी लार्जर देन 38 किलो बेस पेयर एंड स्मॉलर देन 52 किलो बेस पेयर। यानी अगर आप यहाँ पर बैक्टीरियोफेज के हेड के अंदर अगर आप लैम्डा डीएनए को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो लगभग लार्जर देन 38 किलो बेस पेयर, यानी वो जो है 38 किलो बेस पेयर से बड़ा होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए, और 52 किलो बेस पेयर से स्मॉलर होना चाहिए। द जीन्स फॉर लाइसोजेनी आर लोकेटेड इन द मिडल पार्ट। यानी इसमें जो जीन्स होता है लाइसोजेनी के लिए जो जीन्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं मिडल पार्ट ऑफ लैम्डा फेज जीनोम। लैम्डा फेज जीनोम के मिडल पार्ट में वो मौजूद होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। फॉर क्रिएटिंग लैम्डा फेज वेक्टर, अगर आप लैम्डा फेज वेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, दिस सेगमेंट इज रिमूव्ड फुली और पार्सली। इस सेगमेंट को आपको रिमूव करना होगा, या तो आप कंप्लीटली कर लीजिए या पार्सली कर लीजिए, आंशिक रूप से कर लीजिए। दिस अलाउ द वेक्टर टू अकोमोडेट लार्ज डीएनए इंसर्ट। इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप इसको रिमूव करते हैं तो आप इसमें डीएनए के एक लार्ज सेगमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, और साथ में जो लाइसोजेनी के चांसेस है वो भी इसमें अवॉइड हो जाता है, यानी लाइसोजेनी इसके अंदर उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। Several vectors has been produced from wild type of lambda genome by mutation and recombination। बहुत सारे वेक्टर प्रोड्यूस किए गए वाइल्ड टाइप के, किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से, एज वेल एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की वजह से। दिस वेक्टर हैज़ द फॉलोइंग टू बेसिक फीचर्स। इस वेक्टर के दो फॉलोइंग फीचर्स होते हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। द वेक्टर कैन बी प्रोपेगेटेड एज फेज इन ई कोलाई सेल्स इनेबलिंग द प्रिपरेशन ऑफ वेक्टर डीएनए। नंबर सेकंड, दे कंटेन रेस्ट्रिक्शन साइट। इनमें रेस्ट्रिक्शन साइट होते हैं विच अलाउ रिमूवल ऑफ लाइसोजेनिक सेगमेंट, जिसकी वजह से लाइसोजेनिक जो सेगमेंट होता है वो रिमूव हो जाएगा, और इससे क्या होगा, इससे हम डीएनए को इंसर्ट कर सकेंगे। एंड ऑल्सो प्रोवाइड द इंसर्शन साइट। ये एक ऐसी इंसर्शन साइट प्रोवाइड करता है जहां पर हम डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं, उसको क्लोन कर सकते हैं, राइट। तो इसको फटाफट नोट कीजिए। स्टूडेंट, वेरियस टाइप के जो लैम्डा वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट आता है इंसर्शन वेक्टर, नंबर सेकंड आता है रिप्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर आपको ये समझना है जो लैम्डा वेक्टर्स हैं उनके दो टाइप्स हैं, नंबर फर्स्ट इंसर्शन वेक्टर, नंबर सेकंड रिप्लेसमेंट वेक्टर। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंसर्शन वेक्टर क्या होता है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्शन वेक्टर एंड रिप्लेसमेंट वेक्टर। तो आइए समझते सबसे पहले इंसर्शन वेक्टर में इसके क्या क्या एडवांटेज है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इन द केस ऑफ इंसर्शन वेक्टर, यानी इंसर्शन वेक्टर के केस में ए पोर्शन ऑफ नॉन इसेंशियल रीजन इज डिलीटेड। जो नॉन इसेंशियल पोर्शन होता है इंसर्शन वेक्टर के केस में उसको डिलीट कर दिया जाता है। एंड द टू आर्म्स आर लैम्डा जीनोम आर लाइगेटेड। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी के बीच में से एक नॉन इसेंशियल रीजन को डिलीट कर देंगे तो उसके जो दोनों आर्म्स होंगे उन्हें आपस में आपको बाइंड करना होगा, लाइगेट करना होगा, राइट। लाइगेज एंजाइम की मदद से उसको आप बाइंड कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, द फॉरेन डीएनए इंसर्टेड एट द यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट। इसके बाद आप एक फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट पर। द डीएनए इंसर्ट डज नॉट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ फेज। यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि जो आप डीएनए उसके अंदर इंसर्ट करते हैं वो फेज के मेन फंक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, यानी फेज का जो कार्य होता है उसको ये अफेक्ट नहीं करता है। द इंसर्शन वेक्टर ऑफ द साइज ऑफ अबाउट 35 किलो बेस पेयर और मोर। यानी जो आप इंसर्शन वेक्टर जो होता है उसका साइज लगभग 35 किलो बेस पेयर और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। गाइज इट कैन हैव, यानी इसके अंदर हम लगभग 18 किलो बेस पेयर का डीएनए जो फॉरेन डीएनए होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको हम ऐड कर सकते हैं जिसकी हमें क्लोन बनाना है, राइट। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ इंसर्शन वेक्टर जैसे फॉर एग्जाम्पल लैम्डा GT10, लैम्डा GT11 एंड लैम्डा ZEP सेकेंड एटसेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं ये, इंसर्शन वेक्टर के। Lambda GT10 is 43 kilo base pair double stranded DNA for cloning DNA fragment about 7 kilo base pair long.
दोस्तों ये जो लैम्डा जीटी इंसर्शन वेक्टर होता है ये लगभग 43 किलो बेस पेयर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जिसके अंदर आप 7 किलो बेस पेयर लंबे डीएनए फ्रेगमेंट का क्लोन बना सकते हैं, उसकी मल्टीपल क्लोनिंग बना सकते हैं, राइट। द इंसर्शन वेक्टर ऑफ फॉरेन डीएनए इनएक्टिवेट सी फर्स्ट रिफ्रेशर जीन। दोस्तों जैसे ही आप फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं तो इससे जो सी फर्स्ट रिफ्रेशर जीन होता है उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है, यानी उसमें जो है इसका जो फंक्शन होता है सी फर्स्ट जीन्स का वो जो है इनएक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें लैम्डा जीटी सेकंड की, तो लैम्डा जीटी सेकंड इज 43.7 किलो बेस पेयर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और इसके अंदर आप 6 किलो बेस पेयर लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट का आप क्लोन बना सकते हैं, राइट। इट क्लोन्स लेस देन 6 किलो बेस पेयर लॉन्ग फॉरेन डीएनए। इट इज एन एक्सप्रेशन वेक्टर, ये जो है एक एक्सप्रेशन वेक्टर की तरह होता है। इट इंसर्टेड डीएनए इज एक्सप्रेस्ड, इसके अंदर जो भी आप डीएनए इंसर्ट करते हैं, जो भी आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते हैं या फॉरेन डीएनए इसके अंदर ऐड करते हैं, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज फ्यूजन प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेस होता है, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन वेक्टर है, यानी कि अपने जो फंक्शन है उसको शो करेगा। तो वो किस फॉर्म में शो करेगा? प्रोटीन्स के फॉर्म में। तो वो प्रोटीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज फ्यूजन प्रोटीन, राइट। नंबर सेकंड पर आता है रिप्लेसमेंट वेक्टर। इंसर्शन वेक्टर के बारे में हमने देखा, अब हम बढ़ते हैं रिप्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। ये क्या होता है? इन रिप्लेसमेंट वेक्टर द नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ लैम्डा फेज डीएनए इज सब्सटीट्यूट ऑफ बाय फॉरेन डीएनए। तो सिंपली आपने क्या देखा कि इसमें जो नॉन इसेंशियल पार्ट होता है लैम्डा फेज डीएनए का, उसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं, रिप्लेस करते हैं फॉरेन डीएनए से। द डिलीटेड रीजन इज कॉल्ड, और जो डीएनए हम डिलीट करते हैं ताकि हम अपना फॉरेन डीएनए उसके अंदर ऐड कर सकें, उसको कहा जाता है स्टफर फ्रेगमेंट, राइट। रिप्लेसमेंट वेक्टर हैव 2 रिकॉग्निशन साइट। जो रिप्लेसमेंट वेक्टर होता है उसके अंदर 2 रिकॉग्निशन साइट होते हैं, किसके लिए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, ताकि वो उसको रिकॉग्नाइज करके कट लगा सके। और उसमें हम बेसिकली करते हैं क्या है, उसी की मदद से हम क्लोनिंग करते हैं, राइट। क्योंकि आप कट क्यों लगाएंगे? ताकि आप अपना फॉरेन डीएनए उसके अंदर ऐड कर सके, फिर उसके बाद लाइगेशन की मदद से उसे बाइंड करके क्लोनिंग कर सके, उसकी मल्टीपल क्लोनिंग बना सकें। द मैक्सिमम साइज ऑफ डीएनए इंसर्ट, यानी कितने मैक्सिमम साइज का आप डीएनए इंसर्ट करते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हाउ मच फेज डीएनए इज नॉन इसेंशियल। फेज डीएनए का कितना पार्ट जो है नॉन इसेंशियल है। यूजुअली 20 to 25 किलो बेस पेयर ऑफ जीनोम इज नॉन इसेंशियल एंड कैन बी रिप्लेस्ड विद फॉरेन डीएनए। यूजुअली यानी जनरली कितना, लगभग 20 से 25 किलो बेस पेयर का जो जीनोम होता है वो नॉन इसेंशियल होता है, एंड कैन बी, जिसे हम रिप्लेस करते हैं फॉरेन डीएनए से, राइट। एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। EMBL3 एंड EMBL4 आर 2 रिप्लेसमेंट वेक्टर। ये 2 रिप्लेसमेंट वेक्टर के एग्जाम्पल हैं दैट आर डिजाइन फॉर द रिप्लेसिंग द सेंट्रल नॉन इसेंशियल पार्ट फॉर 44 किलो बेस पेयर बाय द फॉरेन डीएनए ऑफ अबाउट, लगभग इसमें 20 to 23 किलो बेस पेयर के लेंथ को आप इसमें ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। दीज रिप्लेसमेंट वेक्टर आर यूज्ड मेनली फॉर द प्रिपेयरिंग जीनोमिक लाइब्रेरीज। इसे जो है जीनोमिक लाइब्रेरीज बनाने में यूज़ किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम विद क्लोन फ्रैगमेंट्स, राइट गाइस। तो ये हमने देखा इंसर्शन वेक्टर और रिप्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। अब हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज वेक्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फेज M13 वेक्टर। वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। सो स्टूडेंट, अब आप हेडिंग डालेंगे फेज M13 वेक्टर। फेज M13 वेक्टर क्या होता है, इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, क्लोनिंग में कैसे इसका यूज़ किया जाता है और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डायग्राम की मदद से इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए फेज M13 वेक्टर। स्टूडेंट, एक जगह है म्यूनिक जहां के वेस्ट वाटर से इसको आइसोलेट किया गया है। एमसीक्यूज में फेज M13 के रिगार्डेड कई तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसको आप नोट डाउन करेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स को। इट हैज़ ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। फेज M13 वेक्टर के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इट ओनली इनफेक्ट नॉट किल इट्स होस्ट। ये अपने होस्ट को, क्योंकि इसका होस्ट होता है ई कोलाई, राइट, तो ये अपने होस्ट को सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्ट करता है, उसे मारता नहीं, उसे किल नहीं करता है। नंबर सेकंड पॉइंट, फेज M13 जो होता है ये मेल स्पेसिफिक होता है एंड इन्फेक्ट ई कोलाई सेल्स विच हैव, या बियरिंग आप कह सकते हैं एफ पिलाई, यानी ये ऐसे ई कोलाई सेल्स को इन्फेक्ट करता है जिसमें एफ पिलाई प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसको हम मेल स्पेसिफिक बोलते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, फेज अटैक द बैक्टीरियल सेल एंड इंजेक्ट डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल। फेज क्या करता है, फेज बैक्टीरियल सेल पर इन्फेक्ट करता है, राइट। सबसे पहले उसे अटैक करेगा, उसके ऊपर जाएगा, जैसा कि हमने लाइटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के अंदर देखा था। ये अपना डीएनए उसकी बॉडी सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। अब ये जो डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचा है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, इट सर्व एज ए टेम्पलेट। ये एक तरीके से टेम्पलेट की तरह काम करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ताकि इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो सके एंड ये जो है डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए था ये डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है।
एज द डबल स्टैंडर्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ रेप्लिकेशन इट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म। तो ये जो है डबल स्टैंडर्ड एक तरीके से बन गया है रेप्लिकेट करके, तो इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेटिव फॉर्म, राइट। सो रेप्लिकेटिव फॉर्म डज नॉट इंटीग्रेट इनटू क्रोमोसोम डीएनए ऑफ ई कोलाई। ये जो रेप्लिकेटिव फॉर्म होता है ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से इंटीग्रेट नहीं होता है। इट मल्टीप्लाई रिपीटली बाय रोलिंग सर्कल मोड। ये जो है रोलिंग सर्कल मोड के द्वारा बार बार मल्टीप्लाई करता है और लगभग 200 से 300 रेप्लिकेटिव फॉर्म बना लेता है। उसमें काफ़ी सारे रेप्लिकेटिव फॉर्म एक्यूमुलेट हो जाते हैं ई कोलाई सेल्स के अंदर, राइट। तो गाइज यहाँ पर हम डायग्राम की मदद से समझेंगे इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, बैक्टीरियोफेज आता है और ई कोलाई बैक्टीरियल सेल पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद ये जो अपना डीएनए है उस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर देगा। तो अब ये जो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है इसको हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप, राइट। सबसे पहले क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज आता है, वो ई कोलाई सेल्स पर अटैक करता है और अटैक करने के बाद अब ये जो डीएनए है बैक्टीरियोफेज का ये अब ई कोलाई सेल्स के अंदर आ चुका है, तो इसे हम कहेंगे वाइल्ड टाइप, राइट। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आइसोलेट कर लेते हैं उस बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई से इसको आइसोलेट करने के बाद हम यहाँ पर उसमें देखते हैं क्या क्या उसमें मौजूद है। उसमें ओआरआई प्रेजेंट होता है, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये जो ग्रीन कलर में आपको सीक्वेंस दिखाई दे रहा है ये शो कर रहा है इंटरजेनिक सीक्वेंस को, राइट, आईएस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईएस। ये इंटरजेनिक सीक्वेंस को डिनोट कर रहा है, ये ओआरआई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये वाइल्ड टाइप हम आइसोलेट करते हैं ई कोलाई बैक्टीरियल सेल से। अब हमें बनाना इसको जो हमें एक जिसका हम यूज़ में ला सकें, तो इसे यूज़ में लाने के लिए हमें इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर जेनेटिक मार्कर के रूप में यूज़ करते हैं लैक जेड जीन, राइट। ये जो लैक जेड जीन होता है ये ई कोलाई में जो लैक ऑपेरॉन होता है उससे इसे आइसोलेट किया जाता है। तो ये एक तरीके से जेनेटिक मार्कर की तरह वर्क करेगा। इससे हम पता लगा सकते हैं ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में, राइट। होस्ट कौन सा होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म है कौन सा नहीं है इसके हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस जीन की वजह से। तो सिंपली हम जैसे इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे इस लैक-जेड जीन को, जो कि रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, तब ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी भी इस मॉडिफाइड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, M13MP1, इसका हमने नाम दिया है M13MP1। इसके अंदर आप देखेंगे इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है, इंटरजेनिक सीक्वेंस भी आपको दिखाई दे रहा है। इंटरजेनिक सीक्वेंस जो होता है यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, राइट। अच्छा, ये जो इंटरजेनिक सीक्वेंस होता है इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम दूसरी कोई भी चीज़ें जोड़ सकते हैं। इस सीक्वेंस के अंदर हमने यहाँ पर जैसे लैक-जेड जीन ऐड कर दिया, कोई भी फॉरेन डीएनए यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद लेनी होगी जिससे कि आप रिकॉग्निशन साइट पर उसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कट लगाकर हमने लैक-जेड जीन को, ये जो लैक-जेड जीन है इसको हमने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो इंटरजेनिक सीक्वेंस इधर और दूसरी तरफ भी चला गया है, क्योंकि इसको बीच से कट करके हमने यहाँ पर लैक-जेड जीन ऐड कर दिया है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, अब इसमें साइट स्पेसिफिक म्यूटेशन कराते हैं और इस वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर M13MP2। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास जो है नई फॉर्म तैयार हुई, इसको हम बोलेंगे M13MP2, राइट। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी प्रेजेंट है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इसके अंदर भी इंटरजेनिक सीक्वेंस होता है, इसके अंदर भी लैक-जेड जीन प्रेजेंट होता है और इसके अंदर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इसमें इंटरजेनिक सीक्वेंस है। अब हम इसके अंदर एक पॉलीलिंकर ऐड कर देते हैं। पॉलीलिंकर ऐड क्यों किया जाता है, ताकि हमारे पास अलग अलग रिकॉग्निशन साइट हो सकें अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, क्योंकि अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम कहीं पर भी कट करके बहुत सी चीज़ें अपना फॉरेन डीएनए भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो सिंपली हमने यहाँ पर ये जो लास्ट वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम ये जो है ये पूरी तरह से प्रिपेयर M13MP7 इसको हम बोलेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर बेसिकली वो सारी चीज़ें इंक्लूड है जो हमें चाहिए, राइट। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी मौजूद होता है, इसमें जो है लैक-जेड जीन्स प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, लैक-जेड जीन है इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जीन जो है अपने कार्य को, इसका जो मेन फंक्शन होता है उसको ये शो नहीं कर पाएगा, ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं खंडित हो चुका है, राइट। इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है, यानी अब ये एक्टिव रूप से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके अंदर अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट मौजूद है, राइट। BAM13 या BAM-H1 या EcoR1, EcoR2, कई तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से हम इसको कट लगा सकते हैं। इसमें लैक-जेड जीन्स के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इंटरजेनिक सीक्वेंस भी आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो ये फाइनली हमारे पास तैयार हो चुका है M13 MP7 जिसका हम यूज करते हैं। सो गाइस फेज M13 वेक्टर के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं, आपके एग्जाम पेपर में काम आ सकते हैं। M13 phage is a filamentous bacteriophage of E. coli containing 7.2 kilo base pair long single stranded circular DNA. It has been variously modified. इसको जो है कई तरह से मॉडिफाइड किया जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर इसकी जो पूरी तरह से मॉडिफाइड फॉर्म है वो M13 MP7 होती है। It has been variously modified to give a M13 series of cloning vector. राइट दोस्तों, अब आगे लिखेंगे इसके बाद फेज M13 वेक्टर आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज ऑफ क्लोन डीएनए। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? फेज M13 वेक्टर आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज ऑफ क्लोन डीएनए। क्लोन डीएनए के अगर आपको सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज चाहिए तो इसका यूज किया जाता है। दीज आर यूज्ड फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग, इसका हम डीएनए सीक्वेंसिंग में भी यूज करते हैं। दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम से 6.4 किलो बेस पेयर जीनोम ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज M13 फाउंड इन E. coli, राइट। Phage M13 has a single-stranded linear DNA inside the host cell. It change into double-stranded circular replicative intermediate DNA, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे ही यहाँ पर ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ये एंटर करता है बैक्टीरियोफेज का डीएनए, ये जो है डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इस लाइन में मैंने आपको बताया था, इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इट सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स एंड बिकम डबल स्टैंडर्ड। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कवर किया फेज M13 वेक्टर के बारे में। तो इस डायग्राम को आप बना सकते हैं, एग्जाम पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ये 5 नंबर में एग्जाम पेपर में आपसे पूछा जाए, थ्योरेटिकल एग्जाम पेपर में। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।